आप सभी लोगों का AB यूथ क्लासेस परिवार में स्वागत है। हमने भूगोल के विषय वस्तु में पहला पाठ पढ़ा था भारत के भूगोल का परिचय भाग 1, जिसमें हमने भारत के बाहरी आवरण से जितने भी पॉइंट बनने वाले थे सबके बारे में बात किया था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे भारत के भूगोल का परिचय भाग 2। इसमें भारत के अंदर जो प्रश्न बनते हैं, राज्यों से बनने वाले प्रश्न, छोटे छोटे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उन सब प्रश्नों को आराम से देखेंगे। रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, समझेंगे, मैप के माध्यम से समझेंगे तो वो चीज़ें दिमाग में हमारे अस्थायी रूप से जम जाएंगी। ठीक है, चलिए इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं। आपको एकदम रूबरू कराते हैं क्या परिस्थितियाँ हैं। चलिए देखिए, ये भारत है तो इसके पड़ोसी जो देश है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। अब देखिए यहाँ से कुछ पॉइंट बनते हैं। पॉइंट का बनता है कि भारत है, इसका सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। और एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी नक्शा हो, कोई भी मैप हो, ऊपर हमेशा नॉर्थ उत्तर होता है। किसी भी मैप का ऊपर की तरफ उत्तर होता है, दक्षिण होता है, यह हिस्सा पश्चिम होता है और यह पूर्व होता है। तो प्रश्न बनता है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, मतलब उस बिंदु के बाद भारत नहीं हो। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है यहीं पर स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा कॉल। ठीक, याद रखेंगे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल, जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश बना है लेह, उसी का हिस्सा है, जो पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। तो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट क्या है, इंदिरा कॉल। फिर बनता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो यह अंडमान में स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, या इसका एक पहले और नाम था, एक और नाम से जाना जाता है पिगमिलियन पॉइंट। तो याद रखेंगे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट, मतलब इससे नीचे भारत नहीं है। ठीक हो गया। तो आपने देखा सबसे उत्तरी, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछे तो इंदिरा कॉल कहाँ पर स्थित है, लेह में। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है, वह अंडमान निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट उसको कहते हैं। इसी तरह भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, पश्चिम साइड में, जिसके बाद भारत न हो, तो वह है आपका सर क्रीक। क्या है, सर क्रीक, यही है जो गुजरात के कच्छ में स्थित है। और सब भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट, ठीक है, वो यहाँ पर स्थित है, जिसका नाम है वलांगू या किबिथु। ठीक है ना, यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, बलांगू या फिर किबिथु। कहाँ, किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, मतलब इसके बाद भारत नहीं है और इसके इधर भारत नहीं है। तो ये चारों पॉइंट आपने जान लिया। एक और पॉइंट प्रश्न पूछता है भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। देखिए, यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन मुख्य भूमि का नहीं है, यह अंडमान में स्थित है, भारत का हिस्सा है। लेकिन एक पूछता है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, यहाँ पर होगा सबसे दक्षिणतम, यही मुख्य भूमि, इसका नाम क्या है। तो यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है केप केमोरिन। अगर प्रश्न बनेगा कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो उत्तर होगा केप केमोरिन, जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। और कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। तो इतनी सब चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब देखिए एक चीज़ और है, जो ये भारत का सबसे मुख्य भूमि है, इसका ये सबसे उत्तरी बिंदु है और ये सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, इसकी बीच की दूरी कितनी है, मतलब ये जो दूरी आप देख रहे हैं, यह दूरी कितनी है। ठीक, ये बीच की जो दूरी है वह दूरी है 3214 किलोमीटर। ठीक है, मतलब उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु तक की भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर। फिर एक और चीज़, भारत का यह पश्चिमी बिंदु है और उधर देख रहे हैं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। तो इसके बीच में दूरी कितनी है, मतलब यह दूरी कितनी है, देख रहे हैं, यह पश्चिमी बिंदु है, यह जो दूरी है यह है आपका 2933 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है और भारत की
पश्चिम से लेके पूर्व तक की जो दूरी है उसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। तो और अगले बनने वाले हम पॉइंट देखेंगे। ठीक है, देखिए एक पॉइंट बनता है कि एक रेखा है जिसका नाम है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। यह भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो इस पर भी पॉइंट बनते हैं कि यह रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, किससे नहीं गुजरती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को देखिए, लगभग ये भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। लगभग यह रेखा आपका ऐसे भारत से गुजरती है। ठीक है, इस रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। और यह किन किन राज्यों से गुजरती है, देखिए यहाँ पर गुजरात है, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, गुजरात के बाद राजस्थान से, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ से, झारखंड, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर आपका मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ पर त्रिपुरा से। ठीक, तो देखा आपने एक 23.5 डिग्री रेखा जो भारत से गुजरती है उसका नाम है कर्क रेखा। और ये कुल कितने राज्यों से गुजर रही है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। तो याद रखेंगे कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं, ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं या जोड़े के रूप में याद कर सकते हैं, क्रम याद ही होगा आपको। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। इससे प्रश्न बनता है ऑप्शन में, ऑप्शनली कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इनके अलावा जो ऑप्शन रहेगा वो आपका सही हो जाएगा। लेकिन एक स्पेशल है जो हमेशा बार बार पूछता है, क्या बिहार से कर्क रेखा गुजरती है? इसलिए इस बिहार को पूछता है क्योंकि बिहार जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा रेखा बनाता है। तो लोगों को लगता है कि यह बिहार सटा हुआ तो हो सकता है गुजरे, लेकिन बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, याद रखेंगे। एक प्रश्न और बनता है, वह कौन सा शहर है या किस राज्य की राजधानी जो है एकदम कर्क रेखा के ऊपर स्थित है? तो उसका उत्तर हो जाएगा झारखंड की राजधानी जो रांची है वह एकदम कर्क रेखा पर स्थित है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इससे और देख रहे हैं बनने वाले पॉइंट, बिंदुओं को। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा। एक और प्रश्न है, भारत की जो स्थिति है या आकृति है वो चतुष्कोणीय है। और भारत की जो मतलब कह सकते हैं गोलार्ध में या ग्लोब में जो स्थिति है वो है उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट, दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट। मतलब यह आपको दर्शा रहा है कि भारत का ग्लोब में कहाँ पर स्थान है। ठीक है, मतलब यह आपका पश्चिमी बिंदु को दर्शा रहा है, यह पूर्वी बिंदु को, और यह उत्तरी बिंदु को, और यह दक्षिणी बिंदु को। मतलब यह जो 68.7 है ये यहाँ पर स्थित है। 68.7 मिनट देशांतर यहाँ पर है। और ये सबसे जो लास्ट है यह आपका यहाँ पर है। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से हम इसलिए इसको बता रहे हैं, देखिए जो देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाओं के ही माध्यम से किसी भी देश या किसी भी स्थान का समय की गणना की जाती है। तो भारत का जो यह पश्चिमी देशांतर है वो 68 डिग्री 7 मिनट है और पूर्वी देशांतर जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट है। तो इसी के आधार पर समय का निर्धारण किया जाता है। तो हुआ क्या, देखिए यहाँ और वहाँ में देख रहे हैं लगभग 30 डिग्री का अंतर है, देशांतर में 30 डिग्री का अंतर है। और 1 डिग्री देशांतर के अंतर होने से 4 मिनट समय में अंतर आता है। तो यहाँ से 30 डिग्री का अंतर है, तो मतलब 30 चौक 120, लगभग समय में 2 घंटे का अंतर आएगा। तो काफ़ी अव्यवस्था हो जाएगी। यहाँ कुछ समय बता रहा है 5 बज रहे हैं, वहाँ 7 बज रहे हैं, तो एक ही देश में अलग अलग समय हो जाएगा। इससे बचने के लिए क्या किया गया कि यहाँ और यहाँ जो 2 हैं, एक बीच का बिंदु निकाला गया। एक बीच के बिंदु का समय निकाल लेंगे और उसी से पूरे देश का समय मान लेंगे। तो क्या गया कि 68 को और 97 को दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दिया गया, तो मध्य बिंदु निकलेगा। तो यह मध्य बिंदु आया आपका 82.5 डिग्री। ठीक है, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो इन दोनों का एकदम मध्य आएगा
कि मध्य से समय मान लेंगे और तो आसानी होगा, एक ही समय हर जगह रहेगा। तो यहाँ से एक भारत का समय मानक रेखा खींचा गया, ठीक है, जो ऐसे होकर गुजरता है, समझिएगा। 82.5 डिग्री बीच का समय है और इसका नाम दिया गया समय मानक रेखा, ठीक है। तो भारत 82.5 पूछ देता है, समय मानक रेखा किसको कहते हैं, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को समय मानक रेखा कहते हैं। देखिए पूर्व साइड में और देशांतर रेखा है, ठीक। अब देखिए इससे बनने वाले पॉइंट, यह समय मानक रेखा उत्तर से दक्षिण की तरफ भारत को 2 भागों में काटती है, और काटने के संदर्भ में जब यह यूपी से गुजरती है, ठीक है, जब यह यूपी से गुजरता है तो प्रयागराज, जो प्रयागराज है, प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है, ठीक है। तो प्रश्न बनता है कि भारत का समय मानक रेखा किस शहर से होकर गुजरता है। तो याद रखेंगे प्रयागराज से, या ना हो तो नैनी भी ऑप्शन हो सकता है, या मिर्जापुर, तीनों ऑप्शन रहेंगे तो आप कर लेंगे, ठीक है, कि भारत का समय मानक रेखा किस शहर से होकर गुजरता है, तो प्रयागराज या नैनी से, ठीक है। अब एक और प्रश्न देखिए, 2-3 पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि 82.5 डिग्री भारत की क्या है, समय मानक रेखा है। पूछता है भारत की समय मानक रेखा क्या है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। किस शहर से होकर गुजरता है भारत का समय रेखा, तो प्रयागराज नैनी से। एक प्रश्न और बनता है, जैसे ये देखा आपने कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजर रहा है, 8 राज्यों से। तो एक प्रश्न और बनता है कि समय मानक रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। समय मानक रेखा कितने राज्यों से, 5 राज्यों से गुजरता है। देखिए आसानी से आप कर सकते हैं, देखिए यूपी, एमपी, एपी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यह ऐसे 5 राज्य हैं जहां से समय मानक रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। जो भारत का समय मानक रेखा है वह ग्रीनविच समय रेखा जो मानक है विश्व का, उससे 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं भारत के अंदर राज्यों से और बनने वाले प्रश्न जो है, आपने देखा था कि ये जो भारत का दक्षिण भाग है, या जिसको हमने बताया था प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, उससे कुछ प्रश्न बनते हैं कि कितने राज्य भारत के समुद्र तट से सटे हुए हैं, कितने राज्य पश्चिमी तट पर हैं, पूर्वी तट पर है, किसकी सबसे अधिक लंबी सीमा है, इन चीज़ों को, ठीक है, तो इनको हम ध्यान से देखेंगे। आपको पता है वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित राज्य हैं, उनकी स्थिति से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। देखिए हम बात कर रहे हैं भारत का इस तट को कहते हैं भारत का पश्चिमी तट। पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं, तो इधर आपको पता है कि यह गुजरात वाला हिस्सा है, ठीक। फिर यह आपका आ जाता है मुंबई, महाराष्ट्र वाला हिस्सा, महाराष्ट्र। फिर यहाँ है गोवा, ठीक है। फिर यह आपका कर्नाटक और यह केरल, ठीक है। देखिए समझ जाइए, यह गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ यह आपका गोवा, कर्नाटक और यह केरल, ठीक है। तो देखा आपने भारत के पश्चिमी तट पर यह समुद्र तट है, इस पर कुल कितने राज्य स्थित हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। कुल राज्यों की संख्या कितनी है, 5, ठीक। अब हम चल रहे हैं पूर्वी तट पर, इधर आएंगे तो यह तमिलनाडु है, ठीक है। फिर यहाँ से ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक। देखिए यहाँ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और यहाँ पर तमिलनाडु, यह ऐसे राज्य हैं जो कि समुद्र सीमा से, समुद्री मतलब तट पर स्थित हैं। तो आपने क्या देखा, यहाँ देखिए क्या क्या प्रश्न बनते हैं। एक चीज देखिएगा, पश्चिमी तट पर कुल कितने राज्य स्थित हैं भारत के पश्चिमी तट पर, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल 5, और पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 4, ठीक। अब इससे बनने वाले प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा।
प्रश्न बनता है कि भारत के कुल कितने राज्य समुद्र से तट बनाते हैं। तो कुल कितने हो जाएंगे, 5 4 9 राज्य समुद्र से तटीय सीमा बनाते हैं। एक प्रश्न बनेगा, भारत के कितने राज्य पश्चिमी तट पर स्थित हैं। तो 5 राज्य। भारत के कितने राज्य पूर्वी तट पर स्थित हैं। 4 राज्य। अब और प्रश्न, भारत की सबसे अधिक समुद्री तटीय सीमा किस राज्य की है। मतलब समुद्री सीमा की जो लंबाई है, समुद्री तट की लंबाई है, किस राज्य की सर्वाधिक है। तो उत्तर हो जाएगा आपका गुजरात, क्योंकि गुजरात की ऐसी आकृति है, देख रहे हैं ऐसे, कि समुद्र से सबसे अधिक लंबी सीमा बनाता है। फिर एक प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे कम समुद्र तट सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। उस कंडीशन में आपका उत्तर हो जाएगा गोवा। गोवा 101 किलोमीटर का केवल समुद्र तटीय सीमा बनाता है। कभी कभी आप पीसीएस उसीएस लेवल में जाएंगे तो इसी प्रश्न को अलग तरीके से पूछता है प्रायद्वीपीय भारत का सबसे अधिक तटीय सीमा बनाने वाला, लंबी तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन है। तब उत्तर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि गुजरात जो है आपका प्रायद्वीपीय भारत में नहीं आता है। ठीक, तो याद रखेंगे सबसे अधिक लंबी सीमा जो समुद्र तट से बनाने वाला राज्य गुजरात है, दूसरा आंध्र प्रदेश है, और सबसे छोटी सीमा बनाने वाला गोवा है। ठीक है, इतने पॉइंट बनते हैं इससे। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, देखिए ग्लोब आप पढ़ेंगे या हम आगे पढ़ाएंगे विश्व का भूगोल तो चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए यह विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से ऊपर भारत का यह दक्षिणतम बिंदु, ये भारत स्थित है। ठीक है, समझिएगा, ये विषुवत रेखा है और ये भारत है, जो ये भारत का है उसी को हम आपको बता रहे हैं। तो एक प्रश्न पूछता है कि विषुवत रेखा से भारत का दक्षिणतम बिंदु की दूरी कितना है। देखिए ये दक्षिणतम बिंदु मतलब इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ अंडमान निकोबार, और भारत के नीचे विषुवत रेखा गया हुआ है। तो विषुवत रेखा और भारत के दक्षिणतम बिंदु के बीच की दूरी कितना है, तो याद रखेंगे 876 किलोमीटर। ठीक है, और देखिए 2-3 पॉइंट और यहाँ से याद रखना है। देखिए यह आपका ग्लोब है। ठीक है, यहाँ 0 डिग्री विषुवत रेखा जाती है, और 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो ऐसे कई रेखाएं हैं, ये जाती हैं ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री 90 डिग्री तक। ठीक है, तो यह जो रेखाएं हैं अक्षांश रेखाएं, यह कई देशों के सीमाओं का निर्धारण करती हैं, अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो इससे भी प्रश्न बनता है, उनको भी देखिएगा। देखिए जैसे यह है 0, नीचे है 0, फिर 1 2 3 ऐसे स्टार्ट करके भारत 8 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे भारत जा रहा है, तो ये रेखाएं कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं वो देखेंगे। ठीक है, सब चीज़ें क्लियर हो गई। 0 डिग्री नीचे भारत से, यहाँ 8 डिग्री से, देखिए ये भारत 8 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है भारत की स्थिति। तो 0 डिग्री से 8 डिग्री में जो कहीं से और पॉइंट बनते हैं उनको देखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं मालदीव। ठीक है, मालदीव और भारत का एक यहाँ पर टापू स्थित है जिसका नाम है मिनिकॉय। भारत का एक टापू स्थित है, द्वीप स्थित है। ठीक है, स्थलखंड है जिसका नाम है मिनिकॉय। तो मालदीव और मिनिकॉय में एक रेखा गुजरती है। ठीक है ना, उस रेखा का नाम है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, क्या है, 8 डिग्री चैनल। तो याद रखना है 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। फिर देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा है कि यह लक्षद्वीप स्थित है भारत का। ठीक है, तो 8 डिग्री के बाद इधर मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में एक और चैनल है जिसका नाम है 9 डिग्री चैनल। तो ये भी प्रश्न बनेगा कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है, तो 9 डिग्री चैनल। या प्रश्न बनता है 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में स्थित है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच, और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल स्थित है। फिर इधर 8 9 के बाद आता है 10, तो यहाँ से गुजरता है 10 डिग्री चैनल। कहाँ से गुजर रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप के समूह के बीच से गुजरता है 10 डिग्री चैनल। तो ऊपर हो जाता है छोटा अंडमान और नीचे होता है कार निकोबार। ठीक है, तो देखिए प्रश्न, देखिए छोटा अंडमान को छोटा अंडमान भी कहा जाता है और कार निकोबार को बड़ा अंडमान। ठीक है, तो 10 पूछता है 10 डिग्री चैनल किसको 2 भागों में बांटता है।
ठीक, तो याद रखेंगे 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार को बांटता है, या छोटा अंडमान या बड़े अंडमान को 2 भागों में बांटता है। लेकिन प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार को कौन सा चैनल काटता है। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल रेखा जो है अंडमान निकोबार को 2 भागों में विभाजित करता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो 8 से आता है प्रश्न, 9 से और 10 से। एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर आपका निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इधर आएंगे आप 60 में, हम बता दे रहे हैं जगह कम है, समझ सकते हैं। यहाँ पर एक और द्वीप समूह स्थित है, ठीक है, इसका नाम है इंडोनेशिया। ठीक है, जिसका पुराना नाम सुमात्रा था, इंडोनेशिया स्थित है, देश स्थित है। तो अंडमान और इंडोनेशिया के बीच एक जलीय सीमा है, ये भारत का अंडमान है और ये दूसरा देश है। तो इसके बीच में एक जलीय सीमा है जिसका नाम है ग्रैंड चैनल। क्या नाम है? ग्रैंड चैनल। तो ग्रैंड चैनल क्या है? भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के बीच एक जलीय सीमा है। ठीक है, तो इतने पॉइंट बनते हैं, आपको हमने ध्यान से समझाने की कोशिश की, समझ गए होंगे पॉइंट। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर समय समय पर उसका नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गई चीज़ें। और कुछ चीज़ें ऐसे समझ लीजिए, जो भारत का स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां है, जनसंख्या से की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है। एक प्रश्न और इम्पॉर्टेंट है राज्यों की स्थिति संबंधित, कि सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, मतलब वो कौन सा राज्य है जो कई राज्यों से जुड़ा हुआ है या सबसे अधिक राज्यों से सीमा बनाता है, तो वह उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश 9 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक, तो इतने चीज़ें हमने पढ़ा। अब और जो पॉइंट बच गए हैं अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिर पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ेंगे कि कौन सा नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर है, कौन कौन से हिमालय के क्षेत्र हैं, पठार कहाँ पर है, ज्वालामुखी भारत में कौन से हैं। तो जो भी और भूगोल के पॉइंट बच रहे हैं वो अगले में देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो थोड़ा सी समस्याएं हों आपको वो ज़रूर कमेंट करिए, और लाइक का बटन होता है, लाइक का बटन भी दबाया करिए। थोड़ा सा लगता है कि लोग हमसे इंगेज हो रहे हैं तो अच्छा लगता है। ठीक है, धन्यवाद।